हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की आज की हमारी क्लास में। और आज की हमारी 10वीं क्लास है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज की क्लास है आपकी और जो कंसेप्ट है सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ठीक है, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कंसेप्ट। इसका क्या है, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं और ये पुअर या वल्नरेबल के लिए, यानी जो वल्नरेबल ग्रुप है या जो हाशिए पर समुदाय हैं उनके लिए कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामुदायिक गतिशीलता की अवधारणा, कंसेप्ट इसका क्या है। तो सामुदायिक गतिशीलता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी समुदाय के सदस्यों, व्यक्तियों या समूहों या संगठनों को सशक्त बनाया जा सकता है ताकि वे सामूहिक रूप से अपनी ज़रूरतों और संसाधनों और समाधानों की पहचान कर सके और फिर सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक भागीदारीपूर्ण और टिकाऊ आधार पर गतिविधियों की योजनाएं बनाएं और कार्यान्वित करें और मूल्यांकन करें। यानी एक ऐसी प्रक्रिया है सोशल जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जो है, ये विशेष तौर पे क्या करता है, ऐसे वर्ग समूह जो मध्यम वर्ग के जो समूह होते हैं, यानी जो या ऐसे हाशिए पर जो लोग रहते हैं जैसे गरीब हो गए या महिलाएं हो गए या समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग जो आते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे जो समुदाय में जैसे आप जो विडोज वुमेन ले लीजिए या वृद्ध व्यक्तियों को ले लीजिए, तो ऐसे जो होता है इनको क्या किया जाता है, सामुदायिक गतिशीलता के माध्यम से एक प्रोसेस किया जाता है जिसके माध्यम से उनको क्या किया जाता है, उन व्यक्तियों को एक समूह या संगठन में जोड़ने का काम किया जाता है ताकि वे अपनी जो भी ज़रूरतें हैं, उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उसमें वर्क कर सकें। यानी उनके लिए एक इन्वायरमेंट प्रदान किया जाता है और संसाधनों के साथ साथ उनकी जो भी इशू होते हैं उसको सॉल्व करने का काम किस में किया जाता है, तो सामुदायिक गतिशीलता में किया जाता है। ठीक है, अगर इसमें बात करें कि गरीब और कमज़ोर वर्गों के संदर्भ में इसके मुख्य विचार या कंसेप्ट क्या है, तो गरीब यानी आपको पता है कि जो इसमें ज़्यादातर जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए ही इसमें काम किया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि इसकी अवधारणा या कंसेप्ट में क्या क्या बातें की गई हैं। अगर बात करें अवधारणा की या विवरण, डिस्क्रिप्शन, सशक्तिकरण, ठीक है, एम्पावरमेंट। जैसे अवधारणा का मतलब कंसेप्ट होता है, विवरण का मतलब यानी डिस्क्रिप्शन उसका, और सशक्तिकरण का मतलब एम्पावरमेंट है। यह कमज़ोर वर्गों को उन निर्णयों और संसाधनों पर नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है जो सीधे उनके जीवन को प्रभावित करते हैं और उन्हें विकास कार्यों का निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, यानी पैसिव रिसिप्शन बनाने के बजाय अपने भाग्य का सक्रिय यानी एक्टिव एजेंट बनाने में मदद करता है। ठीक है, ओके, जस्ट सेकेंड, ये सारी चीज़ें एक ही में हो गई हैं। एक मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। हो गया, अब समझ में आएगा, ये जो सारे टेक्स्ट है एक ही में फॉर्मेट हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अवधारणा या कंसेप्ट जो इसका दिया हुआ है वही सेम चीज़ें हैं। उनको उनके जीवन को जो उनको एक सक्रिय रूप से जो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव करने के लिए कुछ काम किए जाते हैं। ठीक है, इसमें उनको सम्मिलित किया जाता है। जैसे आप लोगों को पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको जोड़ा जाता है या जो पेंशन योजनाएं होती हैं उनके माध्यम से उनको सहायता राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें कि समावेशी भागीदारी यानी इंक्लूसिव पार्टनरशिप क्या है, तो यह सुनिश्चित करता है कि समुदाय के जो सभी सदस्य, विशेष रूप से गरीब, महिलाएं, युवा और अन्य सीमांत समूह पहल की योजना और क्रियान्वयन में अपनी आवाज़ उठा सके और भूमिका निभा सके। इसका अंतिम लक्ष्य स्वगतिशीलता यानी सेल्फ मोबिलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं। यानी जो समावेशन का मतलब है कि उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाता है, और मुख्य धारा में जोड़ने का मतलब ये नहीं है वो अपना स्व निर्णय कर सके, यानी जो एक होता है कि जैसे अपना जो कहते हैं कि अपना भला बुरा हम खुद सोच सके, समझ सके, ऐसी क्षमता हमने उनमें होने, उनका विकास, ऐसी क्षमता का विकास उनमें करने का प्रयास किया जाता है समावेशी भागीदारी के माध्यम से। ठीक है, तो उनको इंस्टीट्यूशन के, जैसे आपने देखा होगा कि स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को जोड़ा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि महिलाएं अपना निर्णय खुद करती हैं कि कैसे, जो उसका प्रोसेस वगैरह होता है सारी वुमेन्स ही करती हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि उसमें जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, क्या कितना पैसा किसको देना है, कितना ऋण देना है और क्या ब्याज लगेगा, ये सारा निर्णय उसमें लिया जाता है। तो ये एक समावेशिता का ही उदाहरण है। यानी उनको जो है मुख्य धारा में लाकर सिर्फ मुख्य धारा में नहीं लाया जाता, उनको समाज के जो संस्थान हैं या बात करने या बोलने वगैरह के तरीकों में भी सुधार किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि सामुदायिक क्षमता निर्माण यानी बिल्डिंग कम्युनिटी कैपेसिटी।
यह समुदाय के भीतर समस्याओं की पहचान करने, संसाधनों को संगठित करने और विकास पहलों का प्रबंधन करने के लिए कौशल और ज्ञान को विकसित करता है। तो कम्युनिटी में क्या किया जाता है कि कौशल विकास पे भी विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है, उनको प्रशिक्षण वगैरह भी इसमें मिलता है ताकि सामुदायिक क्षमता का निर्माण हो सके। अगला कह रहा है कि सामुदायिक स्वामित्व यानी कलेक्टिव ओनरशिप क्या है। तो जब समुदाय स्वयं प्रक्रियाओं का नेतृत्व करते हैं तो वे परिणामों का स्वामित्व लेते हैं, जो पहल दीर्घकालिक स्तर यानी सस्टेनेबिलिटी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आपने देखा होगा जैसे स्वयं सहायता समूह में आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि सारे निर्णय उसी के सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो भी अगर मान लीजिए कोई इश्यू होता है तो सारी जो चीज़ होती है, जैसे क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि उसमें क्या होता है कि एक किसी को ऋण दिया गया, तो अब वो अगर वो चुकाता नहीं चुका पाता है, उसमें का सदस्य यानी स्वयं सहायता समूह का सदस्य एक ऋण लेता है और वो चुकाने में असमर्थ होता है, तो सारे जो सदस्य होते हैं उनकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि उस ऋण को चुकाया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक ओनरशिप टाइप का होता है, यानी अपने सदस्यों की, सारे सदस्यों की जिम्मेदारी होती है, सामूहिक स्वामित्व होता है कि वो अगर कोई इशू होता है या कोई समस्या होती है तो सब मिलकर समाधान करें। तो ये एक स्थिरता प्रदान करता है, सस्टेनेबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन इससे कैसे होता है, तो सोशल चेंज यानी सामाजिक गतिशीलता का उद्देश्य गरीब और सुभेद्य, ठीक है यहाँ पे सुभेद्यता होगा, सुभेद्य बनाए रखने वाली नीतियों, भेद्यता को नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, एक मिनट। सामाजिक गतिशीलता का उद्देश्य गरीब और भेद्यता को बनाए रखने वाली नीतियों, प्रथाओं और गतिशील शक्ति गतिशीलता यानी पावर डायनेमिक्स में संरचनात्मक परिवर्तन लाना, न कि केवल अस्थायी सेवाएं प्रदान करना। यानी इसका कहने का सिंपल सा मतलब है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स कर दिया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी चीज़ें की जाएंगी उसमें सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसे जो महिलाएं या जो परिवार या जो बच्चे, जो युवा हैं, जो स्व निर्णय लेने या अपने कौशल प्रशिक्षण या अपनी बात रखने में असमर्थ होते हैं, उनको जब मौका मिले तो वो बोलने के लिए तैयार रहें। ठीक है, उसके सामाजिक गतिशीलता का सिंपल सा मतलब होता है कि अपना जो निर्णय है या अपना जो पक्ष है उसको रखने की चीज़ है। ठीक है, जैसे सामाजिक प्रथाओं में क्या होता है कि आपने रूल्स रेगुलेशन देखा होगा, जैसे गाँव में क्या होता है कि जैसे पंच बैठे हैं तो वही निर्णय करेंगे। ठीक है, तो अन्य कोई व्यक्ति होगा या जो कोई युवा है या कोई भी है, महिला है, तो उसमें बोलते नहीं है, वो 5 ही लोग डिसाइड करते हैं, 5-6 लोग मिलकर कि क्या होगा, क्या गलत होगा या क्या सही होगा। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास एक अच्छा कंसेप्ट है उसको समझाने के लिए, उस चीज़ का निर्णय लेने के लिए, तो इतनी क्षमता होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी वर्ग के हो, कि आप वहाँ पे खड़ा होकर बोल सके या अपनी बात को रख सके। तो सामाजिक परिवर्तन का मतलब यही होता है कि जो समाज का जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है उसमें चेंजेस करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि गरीब और कमज़ोर वर्गों को संगठित करने की क्या क्या रणनीतियाँ हैं, यानी स्ट्रेटजीज फॉर मोबिलाइजिंग द पुअर एंड वल्नरेबल्स। कह रहे हैं कि गरीब और कमज़ोर समूहों को प्रभावी ढंग से संगठित करने की रणनीतियाँ समावेशन, शक्ति साझाकरण और उनकी मौजूदगी क्षमताओं के उपयोग पर केंद्रित होती हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके कारण क्या होता है, इनको एक जगह संगठित किया जाता है। पहला बात करते हैं कि क्या है, तो ज़मीनी स्तर के समूह बनाना और उनको मजबूत करना। जैसे स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, छोटे समरूप समूह यानी होमोजेनस ग्रुप बनाना जो बचत और ऋण गतिविधियों में संलग्न होते हैं, और ये समूह सामाजिक एकजुटता, आत्मविश्वास और वित्तीय समावेशन का आधार बनते हैं। तो आपको पता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उसमें बहुत ही गरीब लोग होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं होती है कि वो जो अपनी जो सामान्य ज़रूरतें हैं वो उसको पूरा कर सके। ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह जो होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको एक आधार प्रदान करता है अपने बचत को जमा करने, और अगर कोई किसी भी कभी आवश्यकता पड़े तो उसमें जो कम ब्याज दर पर ऋण लेने की प्रक्रिया या जो ऋण होता है उसमें बहुत कम मिलता है, तो वो सुविधा ये प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ जो मेंबर्स होते हैं वो सब अपने को एक अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आसपास के ही, पड़ोस के ही लोग होते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक जो सामुदायिक एकजुटता का भी प्रदर्शन होता है, उसके साथ ही साथ सामुदायिक विश्वास भी बढ़ता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि सामुदायिक कार्यक्रम यानी कम्युनिटी एक्शन ग्रुप, इन समूहों को स्थानीय पहल का नेतृत्व करने के लिए संगठित करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि समूह के नेतृत्व में गरीब और सीमांत समूहों का प्रतिनिधित्व हो ताकि कुलीन वर्ग के वर्चस्व से बचा जा सके। इसमें जो जैसे आपको पता है कि गांव में क्या होता है कि कुछ हाई फाई लोग होते हैं, जिसको हम हाई फाई बोलते हैं।
ठीक है, जैसे ब्राह्मण वगैरह हो गए, ठीक है, जो ऐसे कुछ उच्च जाति आप मान लीजिए और कुछ ऐसी जाति है या कुछ ऐसे परिवार जो निम्न जाति हैं, तो क्या होता है कि वो वर्ग जो पैसे वाला वर्ग है इनको क्या करता है, दबाने का काम करता है। आपने कोई भी सोसाइटी ले लीजिए, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, और गाँव में तो विशेष तौर पर मिलेगा। तो ये कह रहा है कि ऐसा समुदाय बनाया जाए ताकि इसमें कुलीन वर्ग का वर्चस्व ना हो, जो लोग हो, गरीब जो लोग हैं या सीमांत जो लोग हैं, उन्हीं का वर्चस्व इसमें हो। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें कोई एलिट क्लास का व्यक्ति आ गया तो वो क्या करेगा, उसका अपना चलाएगा, और जो गरीब लोग हैं या सीमांत लोग हैं वो उसके सामने बोल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन आप देखे होंगे और ऐसी कंडीशन देखने को भी मिलती होगी। दूसरा कह रहा है कि भागीदारी पूर्ण पहचान और योजना, यानी पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग। गरीबी मानचित्रण यानी पॉवर्टी मैपिंग, सबसे गरीब परिवारों और उनकी भेद्यता के स्रोतों की पहचान करने के लिए समुदाय के साथ काम करना होता है। तो एक मानचित्रण किया जाता है, यानी मैपिंग की जाती है कि कौन व्यक्ति गरीब है और क्या उनकी जो गरीबी का स्तर क्या है, क्या वो अत्यंत गरीब है या उनकी जो गरीबी में कुछ अपॉर्चुनिटी है ताकि उनको बाहर निकाला जा सके। ठीक है, एक जो आपने देखा होगा गरीबी में एक गरीब होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, खाने पीने की चीज़ें कुछ भी नहीं होती। एक होता है उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं लेकिन आय का एक फिक्स्ड स्रोत नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो गरीब रहता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसका निर्धारण करती हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि भागीदारी पूर्ण ग्रामीण आकलन, यानी पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। गाँव में नक्शे, मौसमी कैलेंडर और समस्या समाधान विश्लेषण जैसे उपकरणों का उपयोग करके समुदाय को अपनी समस्याओं का निदान करने और अपनी कार्य योजनाएं बनाने में मदद मिलता है। ठीक है, तो ये भागीदारीपूर्ण संलग्न का जो आकलन का भी आधार बनाता है। अगला कह रहा है क्षमता और कौशल विकास, यानी कैपेसिटी एंड स्किल डेवलपमेंट। कौशल प्रशिक्षण की बात करें, स्किल ट्रेनिंग की, तो यह उन्हें आय सृजित गतिविधियों यानी इनकम जनरेटेड एक्टिविटीज़ में संलग्न होने में सक्षम बनाने के लिए प्रासंगिक, व्यावसायिक और तकनीकी कौशल प्रदान करता है। जैसे क्या किया जाता है कि इसमें भी जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भी क्या किया जाता है कि कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, किसी काम को लेकर, उद्योग को लेकर उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। एक योजना है कौशल योजना करके एक योजना आती है जिसमें क्या किया जाता है, विशेष तौर पर युवाओं पे फोकस किया जाता है और उनको जो दीनदयाल करके ही एक दीनदयाल अंत्योदय योजना है या दीनदयाल उपाध्याय योजना है, दीनदयाल उपाध्याय शायद योजना, उसमें क्या किया जाता है कि उनको जो युवा वर्ग होते हैं उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जैसे मार्केट में क्या आपने शायद क्लास में देखा होगा कि आपकी क्लास में है या एरिया कोऑर्डिनेटर की क्लास में है, ऐसा ही कंसेप्ट है कि उसमें क्या किया जाता है कि उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मार्केट में कौन सी जॉब अवेलेबल है उसके अनुसार उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो उस जॉब के लिए योग्य हो सके और उनको ईजिली जॉब वो मिल जाए। तो उस तरह की स्पेसिफिक ट्रेनिंग उनको दी जाती है। चेतना जागृत की बात करें, कॉन्साइंसनेस राइजिंग की बात करें, तो चर्चाओं के माध्यम से उन्हें गरीब और सामाजिक बहिष्कार के मूल कारणों को समझने और सामूहिक रूप से परिवर्तन के लिए आवश्यक एक एहसास करने में मदद मिलती है। यानी चेतना का जागृत भी होता है कि चीज़ों को आप कुछ चीज़ें जब आप समझने लगते हैं तो अपने स्तर पर सोचना विचारना भी आप करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये सारी चीज़ें भी आप में होती हैं। अगला कह रहा है कि संसाधनों का संयोजन और बाहरी जुड़ाव यानी रिसोर्सेज लिंकेज। संसाधन मानचित्रण यानी रिसोर्सेज मैपिंग, समुदाय के भीतर मौजूदा अंतर्निहित मानव, भौतिक और सामाजिक संसाधनों की पहचान करना और उनका उपयोग करना। जैसे मान लीजिए 8-10 लोग हुए तो उनमें कोई व्यक्ति को कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें होती है, जैसे कोई व्यक्ति कोई काम बहुत अच्छे से कर सकता है, कोई व्यक्ति कोई काम अच्छे से कर सकता है, तो उनकी जो मानव क्षमता है यानी उसमें जो निहित उनकी क्षमता है उसको पहचानना। इसके साथ ही साथ अगर उनके पास कुछ रिसोर्सेस हैं तो उसको भी देखना कि क्या इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें होती है सामाजिक संसाधन के रूप में आती है और उनका उपयोग करके उनको जो समुदाय के लोगों को लाभ पहुँचाने का काम किया जाता है। जैसे मान लीजिए, इसको ईजिली बताऊँ तो जैसे मान लीजिए आप में से कोई है, जैसे कोई महिला है, कोई मान लीजिए कोई महिला है तो कोई जो है अचार बहुत ही अच्छा से बनाती है। ठीक है, उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हो ताकि आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो अब उसमें जो उसके जैसा अचार है ना कोई नहीं बनाता, तो उसमें जो स्पेसिफिक गुण हैं वो एक स्पेसिफिक गुण है। अगर मान लीजिए दूसरे कोई है, उसके पास पैसा थोड़ा सा है, तो वो चाहे तो वो दोनों मिलकर क्या करेंगे कि एक
बिजनेस स्टार्ट कर से अचार का बिजनेस करते हैं, 50-50 का पार्टनरशिप कर लेंगे। तो इसका पैसा लगा और उसका क्या लगा, आइडिया या उसकी जो बनाने की तकनीक है वो लगा। अब दोनों क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, यानी एक सामाजिक संसाधन का निर्माण करेंगे और आय अर्जित करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का मैपिंग होती है जिसमें क्या किया जाता है कि जो चीज़ें होती है उसको पहचाना जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। बाहरी संसाधन संबंध स्थापित करना, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, बैंक यानी माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए और गैर सरकारी संगठनों तकनीकी सहायता के साथ समूह को मजबूत संबंध स्थापित करने का भी काम किया जाता है। तो अन्य भी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके साथ जुड़ाव करके काम किया जा सकता है। अगला कह रहा है कि सामाजिक जवाबदेही और वकालत इन सोशल अकाउंटेबिलिटी एंड एडवोकेसी। सामाजिक ऑडिट का मतलब है कि सरकारी योजनाओं और स्थानीय विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए समूह की सशक्त बनाना, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित किया जाता है। आपने सोशल ऑडिट के बारे में पढ़ा भी है कि सोशल ऑडिट का मतलब होता है कि सारी चीज़ों का, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका लेखा जोखा जो होता है सामाजिक ऑडिट के अंतर्गत आती है, यानी क्या क्या गतिविधियाँ की गई हैं उसको लिखना और अगर कोई मांग रहा है तो उसको देना, यही सारी चीज़ें पारदर्शिता और जवाबदेहिता के तहत आती हैं। सामूहिक वकालत की बात कर रहा है यानी कलेक्टिव एडवोकेसी की, तो गरीबों की ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियों के लिए स्थानीय सरकारें और अन्य हितधारकों पर दबाव डालने के लिए सार्वजनिक बैठकों, याचिकाओं और प्रदर्शनों के माध्यम से सामूहिक रूप से जवाबदेह आवाज़ उठाना। ये क्या होता है, सामूहिक जो कम्युनिटी होती है यानी इसका काम ये होता है, यानी सामुदायिक जो समुदाय हम बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं। ठीक है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिलकर एक कम्युनिटी बनाए, तो ऐसे ही कम्युनिटी का जब डेवलपमेंट किया जाता है तो उनके हाँ यही सारी चीज़ें हैं जो सामुदायिक गतिशीलता की अवधारणा है उसमें सम्मिलित की जाती है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो अपने आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसको देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये व्यवहारिक चीज़ें हैं, अपने आसपास या आस पड़ोस या इन्वायरमेंट को, जो हमारा समाज होता है उसको आप जब देखते हैं तो आपको चीज़ें बहुत ही क्लैरिफाई तरीके से समझ में आती हैं। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।